हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अपना सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बच्चों, इसकी 3 क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली हैं और आज ये 4th क्लास है। देखिए, लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी, 3rd क्लास अपनी, उसके अंदर हम लोगों ने डेफिनेशंस देख ली थी। उसके अलावा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ये हमने साथ में पढ़ लिए थे। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में सेक्शन 5 थोड़ा सा स्टार्ट करा था, पर मैं आज रिवाइज कर देता हूं और फिर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बच्चों, बात आ जाती है सेक्शन 5 आखिर किस बारे में बात करता है। सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस के बारे में बात करता है। हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। आज हमें सेक्शन 5 के अंदर पढ़ना है कि आखिर जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसकी क्या कंडीशंस होती है। इसीलिए सेक्शन 5 सबसे पहली बात आपसे ये बोलता है कि कोई भी पर्सन, इंडिया का कोई भी पर्सन, चाहे से इंडिविजुअल पर्सन, चाहे से कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई कंपनी, कोई एजेंसी, कोई भी पर्सन अगर फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है, अगर वो ट्रांजैक्शन करना चाहता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, अगर इंडिया का कोई भी पर्सन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो फिर वो कर सकता है सेक्शन 5 की सभी कंडीशंस को फॉलो करके। तो सेक्शन 5 बड़ी सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि अगर आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना है तो मेरे अंदर जो कुछ टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई हैं उनको फॉलो करके आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब बच्चों, इसके आगे नेक्स्ट बात ये आती है कि अभी तक तो हम जो कंडीशंस पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5 के अंदर वो नोटिफाइड है ऑलरेडी। गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि अगर आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो सेक्शन 5 की जो अभी प्रेजेंट टर्म्स कंडीशन है उनको फॉलो करके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर कल को फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार देखो इतने सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, 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 ये भी करंट अकाउंट है और ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्यूचर में ऐसा लगा कि यार ये वाला जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, इस वाले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, इस वाले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं करते, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अरे ये मेरी बात समझ में, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाएगी तो ये जो प्रोविजंस है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल 2000, इनको ध्यान में रख के प्रोविजन बनाएगी। बट ये थर्ड पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो, आपको 2 बातें याद रखनी है अभी तक। अगर कोई भी पर्सन, अगर इंडिया का कोई भी पर्सन, चाहे से नेचुरल पर्सन चाहे से आर्टिफिशियल पर्सन, अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में डील करना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में डील करना चाहता है तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन सेक्शन 5 की टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल करके कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज यहां तक स्टूडेंट्स आपको? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात मैंने आपको बताई कि सेंट्रल गवर्नमेंट कल को फ्यूचर में चाहे तो कुछ नई टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर सकता है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो सेक्शन 5 है ना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इस सेक्शन 5 के अंदर 3 शेड्यूल आते हैं। सेक्शन 5 के अंदर क्या आते हैं बच्चों? सेक्शन 5 के अंदर 3 शेड्यूल्स आते हैं। 3 शेड्यूल आते हैं। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये 3 शेड्यूल आते हैं बच्चों। अब इन 3 शेड्यूल के अंदर ध्यान से देखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला शेड्यूल है ना,
ये कुछ ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है जो टोटली प्रोहिबिटेड है, जिनको किया ही नहीं जा सकता। इंडिया के अंदर अगर कोई भी पर्सन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहता है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो शेड्यूल 1 में जो जो ट्रांजैक्शन लिखे हैं वो अलाउड नहीं है, वो नहीं किए जा सकते, वो टोटली मना है। हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से, पर अभी इतना समझ लो कि सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में 3 शेड्यूल है, जिसमें से पहला जो शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 1, उसको हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3 के साथ, शेड्यूल 2 को हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4 के साथ, शेड्यूल 3 को हम पढ़ते हैं रूल नंबर 5 के साथ। क्लियर ये चीज? तो अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूं बच्चे कि ये जो शेड्यूल नंबर 1 है ना, ये शेड्यूल नंबर 1 के अंदर वो ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं जिनको आप फॉलो नहीं कर सकते, मतलब जिनको मना किया हुआ है, ये प्रोहिबिटेड है टोटली, ये वाले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं किए जा सकते। जो सेकंड शेड्यूल है सेक्शन 5 का, उसके अंदर ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जो किए तो जा सकते हैं, पर उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स अब आपको दो बातें समझ में आ गई। अब आपको एक तो ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि शेड्यूल 1 के अंदर वो ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया हुआ है जो प्रोहिबिटेड है, और शेड्यूल 2 के अंदर उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया गया है जो किए जा सकते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, करे जा सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेकर। और बच्चे शेड्यूल 3 के अंदर वो ट्रांजैक्शंस की लिमिट बताई गई है कि अगर इस लिमिट तक आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लिमिट से ऊपर जाओगे तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। एक सीलिंग लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट बताई गई है, इंडिविजुअल के लिए अलग, बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए अलग। तो बच्चों अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक आपको ये समझ में आया कि सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करता है, उनके बारे में टर्म्स कंडीशन इंक्लूड करके अपने अंदर रखता है। सेक्शन 5 के अंदर 3 शेड्यूल आते हैं। शेड्यूल 1 बोलता है उन प्रोविजंस के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में जो टोटली प्रोहिबिटेड है। शेड्यूल 2 बात करता है उन प्रोविजंस, उन ट्रांजैक्शंस के बारे में जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। और शेड्यूल 3 बात करता है उन ट्रांजैक्शंस के बारे में जिनके लिए एक लिमिट दी है, अगर उस लिमिट के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे चलो सर। आगे की बात ऐसा है भैया, हम अब तीनों शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे शेड्यूल नंबर 1। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे शेड्यूल नंबर 1। क्लियर है ये चीज? इसमें वो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो टोटली प्रोहिबिटेड है। अब वो कौन से हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंडिया का, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों जो मैं बोल रहा हूं, इंडिया का पर्सन मतलब ठाकुर साहब। ठाकुर साहब कौन है? इंडिया का, इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के आदमी, इंडियन है, भारतीय। इन्होंने लॉटरी खरीदी, लॉटरी, इंडिया के आदमी ने लॉटरी खरीदी और इनकी लॉटरी निकल भी गई 1 करोड़ की। तो ये जो 1 करोड़ रुपए ठाकुर साहब ने कमाए, भारतीय ने कमाए, इंडिया वाले इंसान ने कमाए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ कोई फिक्स लिमिट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इंडिया के आदमी मतलब ठाकुर साहब ने लॉटरी खरीदी, उनकी लॉटरी निकल गई। ये जो लॉटरी उनकी निकली, लॉटरी से उन्होंने जो पैसा कमाया, क्या ये उनकी मेहनत का है? नहीं साहब, ये तो उन्हें फ्री पड़ा हुआ मिला है एक तरीके से। तो लॉटरी से कमाए हुए पैसे को इंडिया के अंदर कमाया है आपने ये पैसा, एक इंडियन, जैसे आज मैं हूं, मैंने लॉटरी खरीदी भारत में, इंडिया में, और वो लॉटरी निकल गई। अब लॉटरी निकल गई तो पैसा आ गया मेरे पास, उस पैसे से मैं फॉरेन में कुछ खरीद बेच नहीं सकता हूं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता हूं, मैं उस पैसे से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। देखो गब्बर, ये ठाकुर साहब गब्बर सिंह से बोल रहे हैं, ये हैं हमारे गब्बर सिंह, बोल रहे हैं गब्बर भाई मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, मैं सोच रहा हूं ये जो 1 करोड़ रुपया मेरे पास में आया है, मैं इसे फॉरेन में एक कुछ करंट अकाउंट के लिए यूज करूं, है ना, करंट अकाउंट के लिए मैं यूज करूं। तो गब्बर सिंह बोला ठाकुर साहब लॉटरी से आए हुए पैसे को आप फॉरेक्स में यूज नहीं कर सकते, शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड है।
तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरे पर चलते, इनकम फ्रॉम रेसिंग। ये भी इंडिया में आप बैठे हो, आपने हॉर्स राइडिंग पे पैसा लगा दिया, या आप में कोई दूसरी, मतलब एक तरीके से पैसा जो है वो अपने हॉबी से कमा रहे हो, मेहनत करके नहीं कमा रहे हो, हॉबी से बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है। सट्टा लगा दिया आपने, आईपीएल चल रहा है उसमें सट्टा लगा दिया, हॉर्स रेसिंग पे सट्टा लगा दिया, उससे पैसा कमा के आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। देखिए, आज आपने क्रिकेट में सट्टा लगा के पैसा कमाया, घोड़ों की रेस पे लगा सट्टा पैसा कमा के सट्टा लगाया और पैसा कमा लिया, ये सब लीगल नहीं होता है ना। अगर आप यहाँ पर ऐसा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, फिर उसको ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हो फॉरेन में ले जाकर, तो वो गलत है बच्चों, ये भी प्रोहिबिटेड है शेड्यूल 1 में। तो लॉटरी से कमाया हुआ पैसा फॉरेन में यूज नहीं कर सकते, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन 5 का शेड्यूल 1। और कोई दूसरा, जैसे आपने रेसिंग से पैसा कमाया, हॉर्स राइडिंग से पैसा कमाया, दूसरी हॉबी से पैसा कमाया, तो नहीं कर सकते। तीसरा, सिंपली इंडिया का आदमी फॉरेन में जा रहा है और फॉरेन में क्या कर रहा है, फॉरेन में जाकर लॉटरी खरीद रहा है। अभी तक तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला आपने इंडिया में लॉटरी खरीदी, वो निकल गई, वो पैसा भारत बाहर नहीं ले जा सकते। अब मैं बोल रहा हूं आप अपना कमाया हुआ पैसा फॉरेन में जा रहे हो और फॉरेन में जाकर लॉटरी परचेज कर रहे हो, वो नहीं कर सकते। या फॉरेन में जाकर आप टिकट्स परचेज कर रहे हो, वो नहीं कर सकते। फॉरेन में जाकर आप बैंड मैगजीन्स परचेज कर रहे हो, अडल्ट मैगजीन, सेक्सुअल मैगजीन्स, जो अलाउड नहीं है भारत में, वो मैगजीन्स अलाउड ही नहीं है, उल्टी सीधी मैगजीन। भारत संस्कृति वाला देश है, कल्चर वाला देश है। आप यहां से गए फॉरेन के अंदर, फॉरेन में जाकर गलत वाली मैगजीन्स खरीद रहे हो, बुक्स खरीद रहे हो, वो अलाउड नहीं है। आप बाहर जाकर फुटबॉल पूल्स बना रहे हो, मतलब वहां पर जाकर आप अपनी फुटबॉल की टीम्स खरीद रहे हो, या वहां पर गैम्बलिंग कर रहे हो एक तरीके से, है ना, या फिर स्वीप स्टेक्स, या आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहां पर आप गैम्बलिंग करवाया करोगे, इलीगल काम करवाओगे, ये अलाउड। तो बच्चों, अभी तक हमने शेड्यूल 1 के अंदर 3 पार्ट पढ़े। पहला, आपने इंडिया में लॉटरी खरीदी, वो लॉटरी निकल गई, वो पैसा आप फॉरेन में यूज कर रहे हो, नहीं। आपने इंडिया में हॉर्स राइडिंग या रेसिंग करवाकर पैसा कमाया, दूसरी हॉबी से पैसा कमाया, फॉरेन में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, सेक्शन 5 अलाउड नहीं है। या फिर इसके अलावा बच्चों, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आप जा रहे हो फॉरेन, फॉरेन में जाकर लॉटरी खरीद रहे हो, फॉरेन में जाकर टिकट खरीद रहे हो, स्वीप स्टिक्स ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहां गैम्बलिंग करवाओगे, फुटबॉल पूल्स, वहां पर जाकर फुटबॉल की टीम्स बना रहे हो, उनके साथ में गैम्बलिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो, ये गलत है। ये अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े शेड्यूल 1 में। अब आगे चलते बड़े ध्यान से, और ये फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट समझाने के लिए बच्चों में आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। कहानी बड़े ध्यान से सुननी है आपको, बड़ी ही मजेदार कहानी। देखिए, ये है हमारे जेठालाल और ये है प्रियंका चोपड़ा जी, सब जानते हैं इनको। जेठालाल सोच रहे हैं कि यार मेरी जो दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, एसी, मोबाइल और बाकी सब चीजें, टीवी, यार ये इंडिया में तो बिक जाते हैं और मैं पैसा कमा लेता हूँ। यार मजा आ जाए अगर इनका एक्सपोर्ट होने लग जाए और ये फॉरेन करेंसी में पैसा कमा कर दे तो प्रियंका चोपड़ा जी ने, क्योंकि ये अमेरिका में रहने लग गई हैं, तो इन्होंने जेठा जी से बोला कि जेठा जी, मेरी जानकारी है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर मेरी एक कंपनी में जानकारी है, और आप उसको अपने, मैं उससे बात कर लेती हूँ कंपनी से, मैं आपकी सेटिंग करवा देती हूँ, आप उनको अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर देना। तो प्रियंका जी चली गई टाटा प्ले कंपनी के पास। ये टाटा प्ले कंपनी कहां पर है, यूएसए में है। और ये टाटा जो हमारी इंडियन कंपनी है ना, उसकी 100% सब्सिडरी, हमारी टाटा इंडियन कंपनी की 100% सब्सिडरी है फॉरेन के अंदर, जिसका नाम है यूएसए के अंदर टाटा प्ले कंपनी। प्रियंका चोपड़ा जी ने टाटा प्ले कंपनी से बात करी और इन्होंने जेठालाल साहब को इनसे कनेक्ट कर दिया, और जेठालाल जी अब इनको अपने प्रोडक्ट बेच रहे। तो प्रियंका चोपड़ा जी गई जेठालाल के पास और बोले, देखिए मैंने आपके प्रोडक्ट्स यूएसए में सेल आउट करवा दिए फॉरेन करेंसी के अंदर, तो मेरा तो कमीशन बनता है ना, तो मेरे को मेरा कमीशन दे दो फॉरेन करेंसी में, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये वाला कमीशन वाला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो जेठालाल बोला, नहीं आपको कमीशन नहीं दिया जा सकता फॉरेन करेंसी। क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने जो फॉरेन कंपनी को माल बेचा है वो हमारी इंडियन कंपनी टाटा इंडियन कंपनी की 100% सब्सिडरी है, या सपोज करिए जॉइंट वेंचर। अगर आप
यूएसए के अंदर किसी भी और दूसरी कंपनी को एक्सपोर्ट करवाती तो मैं आपको कमीशन दे देता, लेकिन आपने जिस कंपनी को एक्सपोर्ट करवाया, टाटा प्ले कंपनी यूएसए के अंदर, वो हमारी इंडियन कंपनी की 100% होली ओन सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है। मैं आपको पैसा कमीशन के तौर पर नहीं दूंगा, शेड्यूल 1 में अलाउड नहीं है। अगर आप कमीशन पे कर रहे हो एक्सपोर्ट पे, जो कि आपने जॉइंट वेंचर या 100% सब्सिडरी को एक्सपोर्ट किया है, इंडियन कंपनी की 100% सब्सिडरी फॉरेन में है, आपने उसको एक्सपोर्ट किया है, उस पे आप कमीशन नहीं दे सकते, शेड्यूल 1 मना करता है। स्टूडेंट बोलता है सर सेक्शन 5 के शेड्यूल 1 के 4 पॉइंट पढ़ाए आपने सर, रिवाइज करवाओ यार, मजा आएगा तब। तो भैया अगर आपने इंडिया में लॉटरी परचेज करी और आपकी लॉटरी निकल गई और आप उस पैसे से फॉरेन के अंदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, प्रोहिबिटेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ फेमा एक्ट 1999। सेकंड पॉइंट, अगर आपने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग में पैसा लगाया या किसी दूसरी रेसिंग में पैसा लगाया या किसी दूसरी हॉबी से पैसा कमाया और वो फॉरेन एक्सचेंज में सेक्शन 5 के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड, या फिर मान लीजिए आप डायरेक्टली फॉरेन जा रहे हो, वहां पर जाकर बैंड मैगजीन्स खरीदोगे, वहां लॉटरी खरीदोगे, वहां स्वीप स्टेक्स करोगे, वहां फुटबॉल पूल्स बनाओगे, तो अलाउड नहीं है। या फिर आपने फॉरेन में एक्सपोर्ट करा और आप उसके लिए कमीशन देना चाहते हो, लेकिन जो आपने एक्सपोर्ट करा वो 100% सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर को करा इंडिया की, तो कमीशन नहीं दिया जा सकता। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते आगे ये है कि अगर आप कमीशन दे रहे हो क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन एक्सपोर्ट रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से किया है, तो वो कमीशन देना अलाउड नहीं होता। बड़ी सिंपल बात है, पहले समझिए, मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि इंडिया का कोई बंदा है, उसने एक्सपोर्ट किया फॉरेन में, अब उसके लिए वो कमीशन देना चाहता है, लेकिन वो जो एक्सपोर्ट उसने किया है वो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से किया है, तो ये अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसने पहले यहां तक समझो, अब ये क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक बार की बात है, ये है मिक्की माउस और ये है हमारे छोटा भीम। मिक्की माउस बोले भीम भाई, ये रुपी स्टेट क्रेडिट रूट ये क्या होता है? तो भीम भाई बता रहे हैं कि देखो यार मिक्की माउस, नॉर्मली जब भी दो कंट्रीज जैसे इंडिया और मान लो अमेरिका यूएसए, इनके बीच में कोई भी बिजनेस डील होती है, कोई भी बिजनेस ट्रेडिंग होती है, तो वह फॉरेन करेंसी आ जाती है। अगर मान लीजिए इंडिया वाले ने कुछ खरीदा, तो इंडिया वाला इनको डॉलर में पे करेगा, यूएसए वाले ने कुछ खरीदा तो ये इंडियन रुपीज में पे करेगा, फॉरेन करेंसी आ जाती है। लेकिन इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड रशिया, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है पहले से, और वो एग्रीमेंट ये बोलता है कि चाहे से इनके बीच में बिजनेस ट्रेडिंग हो, हमेशा रुपया इंडियन रुपए के अंदर ही डीलिंग करी जाएगी, फॉरेन करेंसी में डीलिंग नहीं करी जाएगी। तो अगर आपने रशिया के अंदर मान लीजिए फॉरेन में एक्सपोर्ट करा और इस रूट से अगर आपने कमीशन देना चाहते हो, तो शेड्यूल 1 में प्रोहिबिटेड है, वो अलाउड नहीं है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अगर आप टी एंड टबैको एक्सपोर्ट कर रहे हो और कमीशन देना चाहते हो, कितना, इनवॉइस की जो वैल्यू है, जितने रुपए का आपने टी या टबैको एक्सपोर्ट किया है उसके 10% तक, ध्यान रखिएगा। वैसे तो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से अगर आप कमीशन देना चाहते हो वो अलाउड नहीं है, सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर शेड्यूल 1 मना करता है। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट टी या टबैको में से कोई एक चीज करी है, तो फिर आप कमीशन दे सकते हो, चाहे से रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से आपने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन टी एंड टबैको में से कुछ एक किया है, तो आप कमीशन दे सकते हो। कमीशन जो कितना हो सकता है, जो इनवॉइस की वैल्यू है टी एंड टबैको की, उसके 10% तक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके ऊपर देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, दिसंबर 2019 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? तो बच्चों, अभी तक हमने शेड्यूल 1 के अंदर 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। एक तो हमने पढ़ा कि लॉटरी परचेज नहीं कर सकते, लॉटरी परचेज करके जो पैसा आया वो नहीं कर सकते। एक हमने पढ़ा हॉर्स राइडिंग या रेसिंग से जो पैसा कमाया वो नहीं कर सकते। एक हमने बताया फॉरेन में जाकर आप लॉटरी नहीं खरीद सकते, बैंड मैगजीन स्वीप स्टेक फुटबॉल पूल्स नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर आप
पेमेंट दे रहे हो कमीशन के तौर पर, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट कराए, लेकिन एक्सपोर्ट अगर फॉरेन के अंदर आपने ऐसी किसी कंपनी को कराए जो 100% सब्सिडरी है या जॉइंट वेंचर है इंडिया की कंपनी की, तो अलाउड नहीं है। या फिर आपने एक्सपोर्ट किया है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट से, तो आप कमीशन नहीं दे सकते, लेकिन टी एंड टबैको पे 10% तक दे सकते हैं उनकी वैल्यू का, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है कॉल बैक सर्विसेज। अब ये सर्विस यूज में नहीं है, तो बस ये पॉइंट याद रखना, बहुत पुरानी है, खत्म हो गई है। और उसके अलावा अगर आप रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, ये मैंने पहली क्लास में आपको समझाया था कि अगर इसके थ्रू नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, अगर इसके थ्रू आप रेमिटेंस कर रहे हो इंटरेस्ट का, तो भी रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड है। ये आपको शेड्यूल 1 में याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बोला था रूल 3 के साथ में पढ़ना है ये, तो याद रखिएगा इंडिया वाले लोग नेपाल और भूटान के साथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए उनको, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, कैपिटल का नहीं बोल रहा हूँ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, ये शेड्यूल 1 में टोटली प्रोहिबिटेड है, मना है। तो बच्चों अभी तक हमने सेक्शन 5 का शेड्यूल 1 पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने ये ट्रांजैक्शन पढ़ लिया जो टोटली प्रोहिबिटेड है। अब हम चलेंगे शेड्यूल 2 पर। शेड्यूल 2 उन ट्रांजैक्शंस के बारे में, उन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बताता है जिनको किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन लेकर। और एक चीज बता दूं बच्चों, इन शेड्यूल 2 के अंदर हम जितने भी ट्रांजैक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सभी गवर्नमेंट, खुद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बिहाफ पर बात करेंगे, खुद स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर बात करेंगे। जैसे अगर आप फॉरेन के अंदर कल्चरल टूर करना चाहते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर फॉरेन की मीडिया यूज लेना चाहते हो, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स को यूज लेना चाहते हो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप यहां से वेसल का फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओशियन फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हो, है ना, समुद्री जहाज जो होते, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। या आपने दूसरे देश के अंदर कोई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर किया था और उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है $1 लाख से ज्यादा, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप इनमें से कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हो बच्चे, और ये सभी ट्रांजैक्शन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ब्याह पर, गवर्नमेंट के ब्याह पर किए जा रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट लेना जरूरी होता है। लेकिन अगर आरएफसी अकाउंट से कर रहे हो, मैं समझा चुका हूं आरएफसी अकाउंट क्या होता है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, मैंने अनिल कपूर वाले एग्जांपल से ये बात आपको समझाई थी, आरएफसी अकाउंट उससे कर रहे हो तो गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी नहीं होता। ये शेड्यूल 2 है, सिंपल है बड़ा। अब लास्ट आता है शेड्यूल 3। इसमें मैंने आपको बताया था लिमिट होती है बच्चे, अगर उस लिमिट तक आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, लिमिट से ऊपर जा रहे हो तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये जो लिमिट है बच्चों, ये इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग होता है और बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए अलग होता है। तो पहले हम इंडिविजुअल के लिए पढ़ेंगे। देखिए अभी मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ाऊंगा, अगर वो ट्रांजैक्शन इंडिया का कोई भी बंदा फॉरेन में कर रहा है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में काउंट होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर वो $2,50,000 तक कर रहा है तो आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, उससे ऊपर कर रहा है तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दोबारा सुन लो जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको अभी कुछ ट्रांजैक्शंस बताने वाला हूं। अगर इंडिया का कोई भी बंदा इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉरेन में कर रहा है, लेकिन $2,50,000 तक कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता है, आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए। 2,50,000 से ऊपर कर रहा है तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। अब वो ट्रांजैक्शन कौन से हैं? आप किसी कंट्री के अंदर विजिट करना चाहते हो, नेपाल भूटान नहीं, अलाउड नहीं, या गिफ्ट विफ्ट डोनेशन देना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहते हो, एमिग्रेशन, वहां पे जाके सेटल ही हो रहे हो, है ना, अपने क्लोज रिलेटिव से आपके जो अब्रॉड में रहते हैं उनके मेंटेनेंस, उनका खर्चा पानी आप देखते हो। तो इनमें से अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, कोई भी ऐसा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, इंडिविजुअल बंदा, नेचुरल पर्सन, आप या मैं, तो $2,50,000 तक का अगर खर्चा कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ऊपर अगर कर रहे हो तो आपको आरबीआई की स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये तो हो गया इंडिविजुअल लोगों के लिए। अब आ जाते हैं बच्चे इंडिविजुअल के अलावा बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए। अब बड़े ध्यान से आराम से पढ़ेगा, अभी तक तो इजी इजी पार्ट चल रहा था बच्चों, अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आएगा। देखिए बच्चों,
आप डोनेशन दे रहे हो, पहला पॉइंट पढ़ना है। कौन दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट, याद रखिएगा। हम शेड्यूल 3 जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 का, हमने इंडिविजुअल तो पढ़ लिया, इंडिविजुअल में तो सबके लिए एक की लिमिटेड 2,50,000, यहाँ लिमिट्स अलग अलग है। डोनेशन दे रहे हो आप, क्यों दे रहे हो? सबसे पहले तो ये समझो क्यों दे रहे हो। या तो आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि फॉरेन के अंदर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वहां पर आप एक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो। सपोज करिए कि आज रिलायंस कंपनी को ऐसा लगता है कि यार अमेरिका के अंदर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं, उन पर लोग बैठे हैं जो उस कॉलेज को चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं और लोगों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, पर वहां पर एक और पोस्ट होनी चाहिए, एक बंदा और होना चाहिए पर्टिकुलर पर्पस के लिए, उससे लोगों को फायदा हो जाएगा, ऐसा रिलायंस सोचती है और रिलायंस इस पोस्ट को क्रिएट कर रही है, उसके लिए वो डोनेशन दे रही है। रिलायंस बोल रहा है कि ये जो हमने फॉरेन वाले इंस्टीट्यूट में ये पोस्ट बनाई है, नहीं, इस पर जो आदमी आकर बैठेगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा जिससे स्टूडेंट्स का कॉलेज में फायदा होगा, तो उस बंदे की जो सैलरी वैलरी होगी, जो पैसा वैसा होगा, उसका जो खर्चा पानी होगा, वो हम डोनेट, या तो इस पर्पस के लिए, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करने के लिए आप फंड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर कोई डोनर कंपनी है, उसकी जो पर्टिकुलर फील्ड है उसकी टेक्निकल ग्राउंड के लिए आप दे रहे हो, अरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए, सॉफ्टवेयर्स के लिए दे रहे हो। तो दोबारा से बोलो, डोनेशन प्रोवाइड कर रही है इंडिया की कंपनी, प्रोवाइड कर रही है फॉरेन के अंदर, प्रोवाइड कर रही है, या तो आपने कोई पोस्ट क्रिएट करी है, या फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हो, या टेक्निकल बैकग्राउंड पे कुछ प्रमोट कर रहे हो। तो बच्चे उस केस में आप डोनेशन दे सकते हो। कंपनी की पिछले 3 साल की जो फॉरेन एक्सचेंज से अर्निंग है, उसने फॉरेन से जो पैसा कमाया उसके 1% तक, या फिर $50 लाख। तो जैसे टाटा कंपनी कर रही है, तो टाटा कंपनी ने पिछले 3 साल में फॉरेन एक्सचेंज में जितना पैसा कमाया उसके 1%, या फिर $50 विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी कम आता है, अगर उतने रुपए तक या उससे कम का डोनेशन किया जा रहा है इनमें से किसी भी पर्पज के लिए, तो आरबीआई की अप्रूवल नहीं लेनी। लेकिन अगर विच एवर इज लेस जो आया उससे ज्यादा दिया जा रहा है डोनेशन, तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये हो गया बच्चे आपका फर्स्ट पॉइंट, मेरे ख्याल से समझ में आया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट। देखिए, जैसे सपोज कीजिए एक एजेंसी, एक कंपनी है, इंपीरियल करके कंपनी है, और ये बाहर की कंपनी है, फॉरेन की, और ये रिलायंस को कमर्शियल ऑफिस बेच रही है, हो सकता है रेजिडेंशियल भी बेचती, रहने वाला, बट कमर्शियल बेच रही है। कितने रुपए का? $7 लाख का। तो रिलायंस उसके बदले में कमीशन भी पे कर रहा है। कितना कमीशन दे रहा है? $27,000। तो ये जो इसने कमीशन दिया है, क्या ये कमीशन बिना आरबीआई के अप्रूवल के दिया जा सकता है? बड़ी सिंपल सी बात देखिएगा, अगर इंडिया की कंपनी फॉरेन से, फॉरेन के पर्सन से कोई रेजिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट खरीद रही है, इंडिया में खरीद रही है, और उसके लिए वो कमीशन पे कर रही है, तो वो कर सकती है बिना आरबीआई के अप्रूवल के। इंडिया की कंपनी इंडिया के अंदर फॉरेन के किसी बंदे से, पर्सन से, कंपनी से इंडिया के अंदर रेजिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट खरीद रही है, उसके लिए वो कमीशन पे कर रही है, कर सकती है बिना आरबीआई के अप्रूवल के। कितना कर सकती है? $25,000, या फिर जितने का उसकी वैल्यू है फ्लैट की, उसका 5%, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा आता है उतने तक कमीशन वो आरबीआई के अप्रूवल के बिना दे सकती है। उससे ऊपर अगर उसे देना है तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहां पर रिलायंस कंपनी 7 लाख रुपये में खरीद रही है, $7 लाख में खरीद रही है, तो 7 लाख का 5% निकाल, 35,000, या फिर $25,000, विच एवर इज मोर, $35,000, मतलब $35,000 का कमीशन दे सकती है। यहां पर दिया कितने का है रिलायंस ने? 27,000 का, तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, बिना आरबीआई के अप्रूवल के हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, थर्ड पॉइंट
अगर इंडिया की कंपनी फॉरेन की किसी कंसल्टेंसी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ले रही है तो वो $1 1 करोड़ तक पे कर सकती है। उससे ऊपर पे करेगी तो उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल लेनी है। अगर इंडिया की कंपनी फॉरेन की कंसल्टेंसी से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो 1 करोड़ तक पे कर सकती है बिना आरबीआई के अप्रूवल से, उससे ऊपर आरबीआई के अप्रूवल। कोई दूसरे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए तो $10 लाख तक वो पे कर सकती है, उससे ज्यादा आरबीआई के अप्रूवल। इसके अलावा नेक्स्ट बात आ जाती है आपकी कि कंपनी के कोई प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं, है ना, और उनके लिए वो रेमिटेंस दे रही है। तो मान लीजिए कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ना, कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और उसके कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉरेन के अंदर। तो कितने रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती है? या तो 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया, जो अभी तक उसको इंडिया इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में जो पैसा लेकर आई है, कमाई करी है, उसका 5%, या फिर $1 लाख, इतने विच एवरेज हायर, इनमें से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है उतने तक के प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम पे आप कर सकते हो। उससे ऊपर अगर करोगे तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये सेक्शन 5 का शेड्यूल 3 भी खत्म होता है। देखिए प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन आया। अरे मेरी बात देखियो, यहाँ पर ये लिख रहा है कि मिस्टर दक्ष नाम से एक आदमी है, वो इंडियन नेशनल है, इंडिया का रहने वाला है, इंडिया का भारतीय है वो, और वो फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है, और वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करना चाहता है। तो उसके ऊपर क्या लिमिट है? आप लिखोगे कि हेल्थ इंश्योरेंस का हमने सेक्शन 5 में कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में, इसके ऊपर कोई लिमिट हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये टोटली अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है इसमें। तो बच्चों यहाँ पे आपका सेक्शन 5 खत्म होता है, सेक्शन 5 के तीनों शेड्यूल्स खत्म होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बच्चों आपको ये पूरा समझ में आया होगा। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए हैं और हर एक चीज को एग्जाम्पल से समझा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास परचेज की हुई है उनके पास में नोट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अगर ये क्लास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहा हूँ बाई चांस, है ना, कुछ कुछ डेमो के तौर पे हम अपलोड कर देते हैं। अगर ये अपलोड की है और किसी स्टूडेंट को अगर क्लासेस परचेज करनी है हमारी, तो आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। ऐप का नाम मोहित बंसल क्लासेस है। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाके टाइप कीजिए, ये लोगो दिखाई देगा, डाउनलोड कर लीजिए, वहां से क्लास परचेज कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो हमारी क्लासेस जो है वो गूगल ड्राइव पर भी परचेज कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, टेलीग्राम पर मैसेज कर लो। हम आपको एक तो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अनलिमिटेड व्यूज होते हैं आपके एग्जाम तक, क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स दोनों मिलते हैं, ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी होती है। प्लस एमसीक्यू क्लासेस और नोट्स अलग से दिए जाते हैं, प्लस स्कैनर पूरा सॉल्व करवाया जाता है क्लास के अंदर, जो कि आपने अभी देखा। क्लियर है? और हमारी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग ये सब्जेक्ट, ये कोर्स पढ़ा रहे हैं, उनमें सबसे लोएस्ट फीस हमारी होती है। ठीक है, तो आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं या गूगल ड्राइव से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बच्चों, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में हम बाकी का कंटिन्यू करेंगे।